हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। होली का बड़ा सुनहरा मौसम चल रहा है और आप लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक ऑफर, होली धमाका ऑफर 50% तक की छूट सभी विषयों पर है हमारे विद्यालय की तरफ से। तो आप इस मौका को हाथ से जाने न दें, जल्दी से लाभ उठाएं और हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को देखते और सुनते रहें। तो आइए हम आज अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाभस आदि योग अध्याय का आरंभ हो चुका है बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अंतर्गत। तो 18वें अध्याय में हम चल रहे हैं और हमने इसके पहले आश्रय योग, 3 प्रकार के आश्रय योग होते हैं वो कुंडली में कैसे निर्मित होते हैं तथा 2 प्रकार के दल योग वो किस प्रकार निर्मित होते हैं, इस विषय का हमने वर्णन कर दिया है। आज हम 20 प्रकार के आकृति योग का वर्णन करेंगे, ठीक है, महर्षि पराशर के शब्दों में। तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर चले। उससे पहले बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस एंड हच एस्ट्रो क्लासेस। ये ट्विटर हैंडल है, यहाँ हमें फॉलो करें आप एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब के चैनल को एंड वेबसाइट www.astroclasses.com पे विजिट करें एंड ब्लॉग astroclasses.blogspot.com इस पे विजिट करें। यहाँ आपके तरह तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। हाँ, तो चलिए आज के हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। 20 प्रकार के आकृति योग के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। महर्षि पराशर अपने 9वें श्लोक में कहते हैं, नाभस आदि योग अध्याय के 9वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि आसन्न केंद्र द्वयगैर गदाख्यो लग्नस्त संस्थय सटकः समस्तय खबंधुयातैर विहगः प्रदिष्टः श्रृंगाटकम लग्न नवात्मजस्थय। कहते हैं महर्षि पराशर की यदि जन्म कुंडली के ये लग्न होम है, ये चतुर्थ होम है, ये दोनों आसपास में है। लग्न और दशम ये दोनों आसपास में हैं। चौथे और 10वें 7वें ये दोनों घर आसपास हैं, दोनों केंद्र हैं। ये 10वां है और ये 7वां है, ये दोनों आसपास हैं, ठीक है ना। तो ऐसे किसी 2 आसपास के केंद्रों में, समीप के 2 केंद्रों में यदि सारे ग्रह बैठे हों, ठीक है, तो उसको गदा योग कहते हैं। तथा सभी ग्रह लग्न और सप्तम में बैठे हों, ठीक है, ये लग्न है और ये सप्तम है, ठीक है ना। तो यदि सभी ग्रह कुंडली के अंतर्गत लग्न और सप्तम भाव में बैठे हों तो इसको सकट योग कहते हैं। और यदि सारे के सारे ग्रह कुंडली के अंदर दशम घर में और चतुर्थ घर में बैठे हों, है ना, बाकी कहीं सारा घर खाली हो, चौथे और 10वें घर में ही सारे के सारे ग्रह यदि बैठे हों तो इस योग को विहग योग के नाम से जाना जाता है। और अंतिम अपने श्लोक के अंतिम चरण में कहते हैं कि श्रृंगाटकम लग्न नवात्मजस्थै है। लग्न नव और आत्मजः स्थित ही सर्वे ग्रहाः श्रृंगाटकम योगम भवति, है ना। श्रृंगाटक नाम का योग बनता है 1, 5 और 9 घर में यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हो, बाकी सारा घर खाली हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में श्रृंगाटक योग का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक में देखते हैं कि धनादिखस्थैस त्रिमदाय गैर्वा चतुर्थ रंध्र व्यय संस्थितैर्वा नभस्तलस्थैर हलनाम योगः किलोदितोयम निखिलागमज्ञैः। महर्षि पराशर कहते हैं, अब देखिए कुंडली देख करके यहाँ समझना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि यदि सारे के सारे ग्रह दूसरे घर में, छठे घर में, है ना, और 10वें घर में बैठे हों, उसके या तो फिर, है ना, तीसरे, ठीक है, तीसरे 7वें और 11वें घर में बैठे हो। तो आपको समझना है
दूसरा छठा और 10वां, 2 त्रिखट और 1 केंद्र, यहाँ पे 2 त्रिखट और 1 केंद्र, ठीक है ना। तीसरा 7वां 11वां, अथवा फिर चौथा 8वां या फिर 12वां। समझ गए आप, ये दोनों त्रिखट और ये 1 केंद्र। ऐसी स्थिति में यदि ग्रह बैठे हों तो ये ऐसे हल, ठीक है ना, हल नाम का योग बनता है, ठीक है। चलिए अब अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि लग्न स्मर स्थानगतैः शुभाख्यैः पापैश्च मेखू रणबंधु जातैः वज्राभिधस्तैर्विपरीत संस्थैर् यवश्च मिश्रैः कमलाभिधानः। कहते हैं कि लग्न, ठीक है, इसको भी आपको कुंडली बता के ही बताना पड़ेगा, है ना। यदि सारे के सारे शुभ ग्रह, ठीक है ना, ये लग्न में और सप्तम भाव में, ठीक है। अब देखो जितने शुभ ग्रह इस कुंडली के अंदर हैं, आप कोई भी कुंडली देख रहे हैं, कौन सा उस कुंडली के आधार पर, लग्न के आधार पर कौन सा ग्रह कहाँ का मालिक है तो शुभ है अथवा अशुभ है। अथवा कुछ ग्रह नेचुरली शुभ होते हैं, कुछ ग्रह नेचुरली अशुभ होते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति और अपने घर के मालिकत्व के आधार पर वो ग्रह, अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाते हैं और शुभ ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्णय आपको करना है कि आपका कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है, ठीक है, और कौन सा ग्रह बुरा ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जो शुभ ग्रह हो, लग्न और सप्तम भाव में बैठे हों तथा पाप ग्रह चतुर्थ और दशम भाव में बैठे हों, ठीक है ना, समझ गए। शुभ ग्रह लग्न और सप्तम में और पाप ग्रह चतुर्थ और दसवें घर में बैठे हों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वज्र नाम के योग का निर्माण होता है। और ठीक इसके विपरीत, है ना, वज्राभिधस्तैः विपरीत संस्थेर यवश्च मिश्रैः, है ना, यवश्च, विपरीत संस्थेर यवश्च। और यदि ठीक इसके विपरीत, यानी कि चतुर्थ और दशम में शुभ ग्रह हो और लग्न और सप्तम में अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो यव नाम के योग का निर्माण होता है, ठीक है ना। और मिश्रैः कमलाभिधान, है ना। और यदि मिश्र ग्रह, यानी कि सभी केंद्रों में, चारों के चारों केंद्रों में सारे के सारे ग्रह हों और कोई शुभ कोई अशुभ, कोई शुभ कोई अशुभ, कोई शुभ कोई अशुभ, कोई शुभ कोई अशुभ, ऐसे करके चारों घरों में बैठे हों, मिश्रैः, है ना, कमलाभिधानम, कमल नाम के योग का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि त्यक्त्वा केंद्राणि चेत् खेटा से स्थानेषु संस्थिताः वापि योगो भवेत् देवगदितः पूर्व सूरिभिः, ठीक है। कहते हैं कि त्यक्त्वा केंद्राणि चेत् खेटा, यदि केंद्र से भिन्न स्थान में, ठीक है ना, ये 4 केंद्र हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 4 7 और 10, इन चारों घरों में इनको छोड़ करके, यानी एक घर बिल्कुल रिक्त हो, बाकी के सारे घरों में यदि सारे घर ग्रह बैठे हों, ठीक है, तो इसको वापी नाम का योग कहा जाता है। वापी नाम का योग इस कुंडली में निर्मित होता है। मित्रों, मैं आगे आने वाले अपने वीडियोज में आप लोगों को इन भावों के फल, शुभ या अशुभ क्या फल देंगे, कौन सा योग बनेगा, तो इस विषय में भी बताऊंगा, है ना। जैसे जैसे महर्षि पराशर बतलाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बतलाते जाऊंगा। तो अब भी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ, है ना, जो इन्होंने कहा है वही सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्न चतुर्थात् स्मरतः खमध्यात् चतुर्गृहस्थ गगने चरेन्द्रैः क्रमेण यूपश्च सरश्च शक्तिर्दंडः प्रदिष्टः खलु जातकज्ञैः, है ना। कहते हैं महर्षि पराशर कि लग्न चतुर्थात् स्मरतः, ठीक है ना,
कहते हैं कि सभी ग्रह लग्न से चौथे भाव के अंदर ही बैठे हों। लग्न और चौथा भाव है ना, 1, 2 और 3 और चौथा, इन चारों घरों के अंदर ही सारे के सारे 9 ग्रह बैठे हों। भाई ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कम से कम 1 से 7वें में तो राहु केतु जरूर रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति हो और केतु अगर बाहर हो तो केतु की गिनती नहीं होती है। वैसे ग्रहों में 7 ग्रह ही मुख्य होते हैं। ये राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, ये अगर बाहर रहें तो भी इनका कोई वो नहीं होता है ना। तो यदि 1 से लेकर 4 घर के अंदर में ही सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको यूप नाम का योग कहा जाता है। और यदि चौथे से लेकर 7वें यानी चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें इन चारों घरों के अंदर ही यदि सारे ग्रह बैठे हों तो इसको सर नाम का योग कहा जाता है। और सप्तम से लेकर के दसम यानी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है, इन चारों घरों के अंदर यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको शक्ति नाम का योग कहा जाता है, ठीक है। और सभी ग्रह दसम से लेकर के लग्न यानी 10वां, 11वां, 12वां और लग्न फर्स्ट हों, इन घरों के अंदर ही बैठे हों तो इसको दंड नाम के योग की संज्ञा दी गई है। क्रमेण यूपश्च सरश्च शक्ति दंड प्रदिष्ट खलुजात गज्ञई है, ठीक है। अब देखिए 14वें श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्नात् चतुर्थात् स्मरतः खमध्यात् सप्तर्क्ष गैर नौ रथकूट संज्ञैः छत्रम धनुश्चान्य गृह प्रवृत्तैर नोपूर्व कैर योग इहार्थ चंद्र। कहते हैं कि लग्न से चौथे भाव तक, ठीक है ना, लग्न से लेकर के, है ना, सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं 9 के 9 यानी 7 मुख्य रूप से, ठीक है ना, तो 9 ग्रह कहा ही जाता है, वो बात बार बार आता है। तो लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक, ठीक है ना, यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको 9 का योग कहा जाता है, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इन 7 घरों में सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको 9 का योग कहा जाता है। और चौथे से लेकर 10वें के नीचे यानी कि कुंडली के सब निचले घरों में सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इस योग को कूट नाम का योग कहा जाता है। और सप्तम से लेकर के लग्न पर्यंत यानी कुंडली के राइट साइड में आप जहां देख रहे हैं 10th होम, 9th, 10th, 11th, 12th, 8, है ना, इन घरों में यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्थिति में छत्र नाम के योग का निर्माण होता है। और सारे के सारे ग्रह चतुर्थ से लेकर दसम भाव, ठीक है ना, दसम से लेकर के चतुर्थ भाव यानी टोटल ऊपर के घरों में यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको चाप नाम का योग कहा जाता है। और अतिरिक्त भावों में ग्रह यदि हों तो इनको अर्धचंद्र नाम के योग की संज्ञा दी गई है। अगर इनके अलावा कोई और घरों में 1-2 अगर बैठे हों, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ तो ये तो एकदम सेम चतुष्कोण जैसा हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर के अगर एक आध इसमें हो जाए तो ये ऐसे आधा हो जाएगा ना, तो अर्धचंद्र इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अपने अगले श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि तनोर्धनाद्यैक गृहांतरेण स्युः स्थान खटके गगने चरेन्द्राः चक्राभिधानश्च समुद्र नामा योगा इतिहा कृतिजाश्च विंशत, है ना। महर्षि पाराशर कहते हैं अपने 15वें श्लोक में कि लग्न से 11वें भाव तक एक एक भाव को छोड़ करके, ठीक है ना, यहाँ से आपको बतलाता हूँ, लग्न से लेकर 11वें भाव यानी 12वां छोड़ करके, ठीक है, एक एक घर छोड़कर, जैसे एक दूसरे में कोई ना हो तीसरा, ठीक है ना, तीसरे में हो और चौथे में कोई ना हो पांचवा, पांचवें में हो, छठे में कोई ना हो, सातवें में कोई हो, सातवें में हो, आठवें में न हो, नौवें में कोई हो,
10वें में कोई ना हो, 11वें में कोई हो, ऐसे करके अगर सारे के सारे ग्रह, है ना, बैठे हों तो इसको चक्र नाम का योग कहा जाता है। और धन भाव से 12वें, दूसरे घर से लेकर के 12वें घर तक एक एक घर छोड़ करके यदि सारे ग्रह बैठे हों, ठीक है ना, समझ जाएंगे, बतलाऊं। दूसरे चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें घरों में यदि सभी ग्रह बैठे हों, एक एक अथवा दो दो, तो इसको समुद्र नाम के योग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब इस प्रकरण के अपने अंतिम श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि ये योगाः कथिताः पुरा बहुत रास्ते साम भावे भवेद गोलश्चैक गतैर्युगम द्विगृहगैः शूलस्त्रिगेहोपगैः केदारश्च चतुर्गृहगतैर्ग्रहः ग्रहैः पाशस्तु पंचस्थितैः खटस्थैर्दामनिका च सप्तगृहगैर्विणेत संख्या इमे। है ना, महर्षि पराशर कहते हैं कि ये योगाः कथिता पुरा, है ना, जितने पहले हमने योगों के विषय में वर्णन किया है, ठीक है, उसमें से, है ना, ये नीचे आ जाता है वर्ड फाइल में, आप जानते ही हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रयत्न करते हैं कि हर एक विषय को आप सबको बिल्कुल प्रामाणिक तौर पे बतलाएं, ठीक है ना। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि पूर्वोक्त योगों के अभाव में जो निम्नलिखित योग होते हैं, अभी जो नीचे हम आपको यहाँ पे जो इस श्लोक में जो बतला रहे हैं, ठीक है ना, यदि सभी ग्रह एक ही राशि में हों, यार ये तो गड़बड़ बात है, एक ही राशि में, हाँ, तेषाम भावे भवेद गोलश्चैक गतैर्युगम द्विगृहगैः शूलः त्रिगेहोपगैः, है ना, गोलश्च एक गतैर्युगम, यानी एक ही घर में सारे के सारे ग्रह बैठे हों, एक ही राशि पर सारे के सारे ग्रह बैठे हों। भाई हमारे उम्र में तो ऐसा नहीं हुआ है ना। तो कहते हैं कि यदि एक ही राशि पर सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो इसको गोल नाम के योग कहा जाता है। और द्विग्रह गए है, यानी दो घरों में, दो राशियों पर यदि सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो युग नाम का योग बनता है। और शूलस्त्रिगेहोपगए, शूल नाम का योग तब बनता है जब तीन घरों में सारे के सारे, तीन राशियों पर सारे के सारे ग्रह बैठे होते हैं, ठीक है। केदारश्च चतुर्गृहगतैर्ग्रहै, केदार नाम का योग चार घर में अथवा चार राशियों के ऊपर ही सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो केदार नाम का योग बनता है कुंडली में। और पांच राशियों में पाशस्तु पंचस्थितैः, पास नाम का योग बनता है जब सारे के सारे ग्रह पांच राशियों पर ही बैठे होते हैं। टोटल ग्रह जो है पांच राशियों पर ही हो, चाहे वो किसी भी घर में हो, ठीक है। खटस्थैर दामनिका, है ना, छठे भाव, छह राशियों के ऊपर अगर सारे के सारे ग्रह बैठे हों तो दामिनी नाम का योग बनता है। और सप्तगृह गैरवीणेति संख्या इमे, कहते हैं कि सभी के सभी ग्रह सात राशियों में वीणा इति, है ना, वीणा नाम का योग निर्मित होता है कुंडली में, तब जब सारे के सारे ग्रह सात राशियों में, सात घरों में बैठे हों, ठीक है ना, वीणा नाम का योग बनता है।
चलिए, ये प्रकरण पूर्ण हुआ। अब हम अपने अगले प्रकरण में रज्जु योग फलम की चर्चा करेंगे। जो रज्जु योग का वर्णन हमने शुरू में किया है ना, ये रज्जु योग जो है वो आश्रय योग 3 प्रकार के जो होते हैं, जिसके विषय में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बतलाया आप लोगों को। तो आश्रय योग 3 प्रकार के होते हैं और दल योग 2 प्रकार के होते हैं। ये आकृति योग हैं जो 20 प्रकार के हैं, जिसके बारे में अभी इस वीडियो में हमने वर्णन किया है। तो 20 प्रकार के जिन योगों का हमने वर्णन किया है, इसको आकृति योग कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के जो आश्रय योग हैं, जिसमें रज्जु है ना, रज्जु योग है और मूसल योग है और नल योग है। तो रज्जु, मूसल और नल योग के फल के विषय में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो 3 आश्रय योग हैं, ठीक है। तो इन तीनों आश्रय योगों के विषय में हम विस्तृत रूप से कि इनका फल क्या होता है अगर कुंडली में हो। अभी तक तो आपने देखा कि अगर कुंडली में ये ग्रह हों, कैसे कैसे स्थिति में बैठे हों, तो कौन कौन सा योग बनता है। लेकिन अब हम अपने आने वाले वीडियो में रज्जु योग के फल का वर्णन करेंगे, मूसल योग के फल की चर्चा करेंगे और नल योग के फल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses है एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ट्विटर हैंडल है, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड विजिट माई ब्लॉग एंड वेबसाइट www.astroclasses.com ये वेबसाइट है, और www.astroclasses.blogspot.com। तो ब्लॉग स्पॉट में डबल एस है क्लासेस में। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस फॉर दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। और अगर आप आना चाहें तो मुंबई और सूरत के बीच में, गुजरात एरिया के अंदर वापी एक रेलवे स्टेशन है, वापी से आप उतर करके सीधा सिलवासा आ सकते हैं। और सिलवासा ये यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। यहाँ सिलवासा में एक बहुत बड़ा गायत्री मंदिर है। गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड पे ही बहुत बड़ा बोर्ड लगा है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर का। आप यहाँ आकर हमारे ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।